तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ऑलरेडी हम जो है ना वेरिएबल्स को और टाइप्स को कवर कर चुके हैं। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो भी टाइप्स वेरिएबल्स पे ही या वैल्यूज़ पे ही काम करते हैं। अब हमारे पास कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं? अर्थमेटिक, असाइनमेंट्स, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इसी तरह से हम डिफरेंस देखेंगे आज की क्लास में कि डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में क्या फ़र्क है। और साथ के साथ स्ट्रिंग को तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कॉन्कैट कैसे करते हैं बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर। ठीक है, वो भी एक ऑपरेटर है जो आपकी स्ट्रिंग को कनेक्ट करता है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक होता है, वो उसको देखेंगे। और प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम्स तो हमारे पास हैं ही। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर सिंबल डेट परफॉर्म एक्शंस ऑन वैल्यू। मीन्स के कि कोई भी एक सिंबल है आपका, जैसे कि लेट सपोज कि आपके पास प्लस एक सिंबल है, माइनस एक सिंबल है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब चीज़ें क्या हैं? सिंबल है आपके पास। तो सिंबल्स क्या करते हैं? आपकी वैल्यूज़ पे या आपकी ना वेरिएबल्स पे एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई भी जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। मीन्स कि अगर आपको प्लस करना है तो आप दो वेरिएबल को बीच में जो है ना प्लस लगाओगे। इसी तरह माइनस करना है, दो वैल्यू के या वेरिएबल के बीच में माइनस लगाओगे। तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ऑपरेटर्स और ऑपरेंड। अब ऑपरेटर्स किसको बोलते हैं? ऑपरेटर आपका जो भी सिंबल है या जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, आप प्लस कर रहे हो तो प्लस आपका ऑपरेटर होगा, माइनस कर रहे हो तो माइनस की साइन आपका ऑपरेटर होगा। इसी तरह मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई वाली साइन आपकी ऑपरेटर कहलाएगी। लेकिन ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स जिनके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है उनको क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स। तो ये डिफरेंस है ऑपरेंड्स में और ऑपरेटर में। ऑपरेंड्स मीन्स कि जिसके ऊपर काम हो रहा है, ऑपरेटर मीन्स कि जो काम कर रहा है। सही है, इन सिंपल वर्ड। अब टाइप ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में लेट्स से कि हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अच्छा, मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास क्रॉस वाली साइन यूज़ नहीं होती, बल्कि ये स्टार वाली साइन साइन यूज़ होती है। डिवाइड, इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? रिमाइंडर भी कहलाता है ये। सही है। मीन्स के अगर आप इस, चलो आगे देखेंगे इसको ये कैसे काम करता है। और एक ये ऑपरेटर होता है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमारे पास इक्वल की साइन। अब देखो नाम से पता चल रहा है, अर्थमेटिक मीन्स अगर आपको कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है कैलकुलेशन के लिए, आप इन ऑपरेटर्स का यूज़ करोगे। इसी तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट आपको समझ में आ रहा है? असाइन, जब भी आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे होगे ना, उस वक्त आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे होगे। सेम इसी तरह कंपैरिजन मीन्स के कंपेयर करना वैल्यूज़ को। अब आप जब भी कोई वैल्यू को कंपेयर करोगे तो आप इन ऑपरेटर्स का यूज़ करोगे। सेम इसी तरह से लॉजिकल है। लॉजिकल में इसके साथ एक तो होता है नॉट ऑपरेटर होता है, मिसिंग है। मैं इसको अपडेट कर दूंगा। और एक और ऑपरेटर होता है और एक एंड ऑपरेटर होता है। लॉजिकल मीन्स होता है कि कंडीशंस जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं ना, जैसे कि कुछ बोल रहे हो? कंडीशंस मीन्स के जैसे आपकी कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो ही आपका नेक्स्ट कोड चलेगा। सही है। तो इस तरह की चीज़ों को लॉजिकल बोलते हैं। लॉजिकल्स के लिए हमारे पास वैसे आगे चल के और मज़ीद हम पढ़ेंगे। स्ट्रिंग का हमने यूज़ कर लिया प्लस। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किस तरह से करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं? सिंपल है। आपको वेरिएबल्स बनाने आते हैं, आपको असाइन, इनिशियलाइजेशन वगैरह सब कुछ करनी आती है, वैल्यूज़ भी करनी आती हैं। अब सिंपल हमें करना है क्या है, उनको कंपैरिजन करना है। लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल बनाया ए के अंदर 10 रखा। एक वेरिएबल बनाया बी के अंदर 3 रखा। अब अगर मैं ए प्लस बी करूँगा तो 13 हो जाएगा। सिंपल है, आप लोगों ने शायद ट्राई भी कर लिया होगा ये तो। ए माइनस बी करूँगा तो 7 हो जाएगा। इसी तरह से ए मल्टीप्लाई बी तो फिर वो 10 मल्टीप्लाई 3 30 कर देगा। अगर आपको डिवाइड करना है, अब ये किसने ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड किया है तो मीन्स के 10 डिवाइड बाई 3 किया तो इसने ये आंसर आ गया। अच्छा, ये क्या करता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स के आपकी वैल्यू जब भी डिवाइड होके, इसको थोड़ा सा देखते हैं प्रोग्राम के अंदर। मीन्स कि आपने दो वैल्यूज़ को रिमाइंडर किया। अब आपने 10 मल्टीप्लाई 3 करा तो आपका आंसर इवन में नहीं आएगा। मीन्स कि पूरा डिवाइड नहीं हो रहा वो। समझ रहे हो? मीन्स के जैसे अब अगर हम 2 डिवाइड बाई 4 कर रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा 4 कट होता है। 2 वन ज़ा 2,
टू टू ज़ा फोर, पूरा कट हो रहा है। लेकिन अगर वही हम 10/3 कर रहे हैं तो पूरा कट नहीं हो सकता ये, क्योंकि थ्री थ्री ज़ा 9 होता है। थ्री थ्री ज़ा कोई भी, आप किसी भी नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि वो 10 पे आ रही है उसकी वैल्यू, समझ रहे हो। तो अगर आपकी डिवीजन प्रॉपर कंप्लीट हो रही है ना, इवन आपको आंसर मिल रहा है। इवन और ओड होता है ना, डिवाइड करते जब भी हम, या तो पॉइंट्स में वैल्यू मिलती है, जैसे कि ये पॉइंट्स में वैल्यू मिल रही है। अभी इन दोनों को डिवाइड करने पे मुझे पॉइंट्स में वैल्यू मिल रही है, लेकिन यहीं पे ही अगर थ्री की जगह 2 होता, अब मुझे वैल्यू क्या मिलती इन दोनों को डिवाइड करने पे? 5 पूरी वैल्यू मिलती, पॉइंट में वैल्यू नहीं मिलती। तो रिमाइंडर जो होता है ना, वो बेसिकली यही कहलाता है कि जब आप थ्री थ्री ज़ा 9 करोगे तो 1 बच रहा है, तो 1 रिमाइंडर है इसका, सिंपल। जब भी कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट डिवीजन होगी, तो वो उसको प्रॉपर आंसर देगा इवन का। लेकिन अगर कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रही तो फिर आपका कोई ना कोई रिमाइंडर बचता है। तो ये आपको जब भी रिमाइंडर कराना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। या लेट से कि आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, ये वैसे मैंने ऐड नहीं किया बट ये आइडिया अच्छा है। आपको एक प्रोग्राम बनाना है कि यूज़र जो भी इनपुट टाइप करे ना, आपको बताना है कि यह इवन नंबर है या ऑड नंबर है। हो सकता है, आइडिया है। मीन्स के मैंने एक प्रॉम्प्ट लिया यूज़र से और उसमें मैंने लिखा 2, तो वो मुझे प्रोग्राम रिटर्न करके बताए कि 2 मेरा नंबर इवन है या ऑड है। इसी तरह से मैंने लिखा 5, तो वो मुझे बताया कि मेरा 5 नंबर ऑड है या इवन है। ये अभी प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अब वो कैसे कर सकते हो आप? सिंपल, आप जो भी यूज़र इनपुट दे रहा है ना, आप उसको डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करने के बाद जब आप रिमाइंडर करते हो ना, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अच्छा, अभी ये मेरे पास नया पीसी है, तो मुझे यहाँ पे पहले जो है ना अपना क्लोन करना पड़ेगा सारा सेटअप। जल्दी से कर लेते हैं। और वो गिट कॉन्फ़िग कमांड्स भी लेते हैं उससे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं हुई होगी। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप देख सको और अपने पास बाद में अगर हो तो कर लेना। गिट कॉन्फ़िग कमांड्स, वही ईमेल और पासवर्ड सेटअप करना होगा पहले मुझे इसके अंदर। ये वाली दोनों कमांड्स हैं। यूज़र नेम है मेरा, तो ये कमांड्स का यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद मुझे अपनी रेपो को क्लोन करना है, जो मैंने आप लोगों को दी हुई है। रेपो मेरी रेपो मेरी ये वाली है। मैंने किया गिट क्लोन पेस्ट, और ये मेरी गेट रेपो को क्लोन कर देगा। क्लोन करने के बाद मुझे अपनी ब्रांच को चेंज करना है सबसे पहले। वेब से मुझे करना है, अच्छा ये मैंने, हाँ ये मैंने फोल्डर के अंदर कर लिया, तो मुझे जावास्क्रिप्ट वाली ब्रांच में जाना है। ये जावास्क्रिप्ट की ब्रांच आ गई, और मैं वीएस कोड को बंद करके इस फोल्डर के अंदर खोलता हूँ, क्योंकि मेरी गिट यहाँ पर है, सही है। शो मोर ऑप्शन इसमें आता नहीं है। cmd करके कोड डॉट करके हम ओपन कर लेंगे वीएस कोड। तो मैं बता रहा था प्लस माइनस वगैरह तो सिंपल है। अब आपने उसमें क्या करना है, जेएस, पहले हम वो फोल्डर बना लेते हैं जेएस, और क्या पढ़ रहे हैं हम? ऑपरेटर्स। और ये लेक्चर 4 होने वाला है, तो उसके अंदर हम सिंपल एक और फाइल बनाते हैं इंडेक्स डॉट टी जेएस की। अच्छा, अब मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट ए, जिसकी वैल्यू मैंने रखी है 10। इसी तरह से मैंने एक और वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट बी, जिसकी मैंने वैल्यू रखी है क्या? 2। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके ए रिमाइंडर या मॉड्यूलर, जो भी इसको आप बोल सकते हो, उसको ये किया मैंने बी। उसके बाद मैंने, अब पता नहीं इसमें नोड है भी या नहीं, वरना नोड भी करना पड़ेगा। नहीं है तो नोड भी कर लेते हैं जल्दी से। नोट करने का तरीका आसान है, आप सिंपल लिखोगे नोड जेस, और इसको यहाँ से गेट कर लो और डाउनलोड कर लो।
ये आपका आ गया डाउनलोड फोल्डर में सेव। नेक्स्ट करते जाओ, आई एक्सेप्ट कर लो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, उसके बाद इंस्टॉल। ये तो सर ये वाला सेटअप तो सबका हो गया होगा, नोट जेएस वाला। अब तो सबके पास प्रॉपर चल रहा है ना। नहीं भी चल रहा तो मैंने इस वीडियो में वेट कर दिया, जाके देख लेना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि लेट से मैंने दोबारा नोट चेक किया तो कभी कभी खुलता नहीं है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अपना VS कोड बंद करके दोबारा ऑन करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों के पास भी ये वाला इशू आता है, आप यही करना। मैंने लिखा CMD, उसके बाद कोड डॉट, ठीक है, और अभी मेरे पास नोड होना चाहिए, नोड वर्जन हो गया। तो अब मुझे ये फाइल रन करनी है, मैं लिखूँगा नोड और JS ऑपरेटर, और उसके अंदर मेरी इंडेक्स की फ़ाइल है। तो मुझे ज़ीरो मिल रहा है। ए रिमाइंडर बी मैंने बेसिकली किया है, ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू है 2। अब ज़ीरो का क्या मतलब है, ज़ीरो का मतलब है कंप्लीटली डिवीजन हो गई हमारी, समझ रहे हो, डिवाइडेबल है वो। मीन्स के अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 रख दूँ और अब मैं इस फाइल को चलाऊं तो अब मुझे 1 मिलेगा। जब भी हमारा प्रॉपर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है ना, तो हमें वो क्या रिटर्न करता है, ज़ीरो। और जब आपका पॉइंट्स में आंसर आ रहा होता है ना डिवाइड करने के बाद, अभी अगर आप 3 को डिवाइड करोगे 10 से तो नहीं हो सकता, हो तो जाएगा पर आपको पॉइंट में वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 3 3 9 होता है कंप्लीट, आप पूरा 10 को नहीं पिक कर सकते, बट 2 के केस में आप उसको पिक कर सकते हो। तो जब आप प्रॉपर लगाते हो तो आप, जब आपको इवन में आंसर मिलता है तो आपको वो 0 देता है, और जब ओड में आंसर मिलता है तो आपको वो 1 देता है। तो इसकी बेस पे आप कंडीशन लगा सकते हो पीछे कि अगर से डिवीजन 0 है तो आप उसको दिखाओ इवन नंबर, और अगर 1 है तो उसको आप दिखाओ क्या, ओड नंबर। ये आप बना लेना, प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी भी। तो हम बात कर रहे थे ऑपरेटर्स में, तो ये मैंने बताया आपको रिमाइंडर कैसे काम करता है। अब इसका क्या मतलब होता है, ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बी, मीन्स के 10 की पावर। अब इसको करके देख लेते हैं। मैंने किया ए कुछ इस तरह से। अब मैंने इसको सिंपल रखता हूँ, मैं इसको रखता हूँ 2 ताकि आंसर हमें, और इसको मैं रखता हूँ 4, तो मुझे 16 मिल रहा है। अब 2 के ऊपर 4, 2 4 का क्या होता है, 8 होता है। तो अभी इसने, जब हमने 2 दफ़ा स्टार लगाया तो इसने 2 की पावर 2 कर दी, तो मतलब 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 16, इस तरह से, समझ रहे हो। पावर का पता है आपको 2 की पावर कैसे करती है, वही वही चीज़ है ये। मीन्स कि अगर आप यहाँ पे भी देखो तो ये 10 की पावर 3 है, लेकिन ये कि 10 की पावर 3, इसको थोड़ा सा और चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 6, 6 की पावर 2 है, 6 6 ज़ा 36, समझ रहे हो, ऐसे काम कर रहा है ये। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मतलब है कि आप कोई भी वैल्यू असाइन कर रहे हो, जो कि हम शुरू से पहली चीज़ हमने देखी थी कि आप वेरिएबल में कोई भी वैल्यू को असाइन करते हो। लेट से कि आपने लिखा लेट x इक्वल 5, सही है। अब आप 5 के अंदर, अब या तो इसको देखो, दो तरीके हैं करने के। असाइन कैसे करते हैं हम वैल्यू को, आपने लिखा लेट x इक्वल 5, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये प्रिंट ना हो। अब आपने लिखा लेट x 5 और कंसोल लगाया, कंसोल डॉट लॉग एक्स, और आपने इसको चलाया तो आपको बेसिकली 5 ही मिलेगा। लेकिन अगर मुझे इसके अंदर लेट से कि 2 प्लस करना है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे लेट y इक्वल है 2, और फिर आप उसको, अभी आपने 2 को y में असाइन करा है, बेसिकली ये क्या कर रहे हो, आप 2 को y के अंदर असाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली इसका शॉर्टकट लिखा हुआ है, मैं आपको लॉन्ग टर्म वो बता रहा हूँ कि अब आपने यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे x प्लस वाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x और उसको प्लस करके आपको 7 दे देगा। तो ये तो ऊपर वाली अप्रोच है, लेकिन अगर हमें वही चीज़ असाइनमेंट ऑपरेटर के यूज़ करके करनी है, अब ये तो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं, इक्वल की साइन लगाते हैं, इसका मतलब है कि x के अंदर 5 को असाइन कर दो। लेकिन एक होता है कि प्लस इक्वल, प्लस इक्वल का क्या मतलब होता है कि
5 के अंदर 2 को असाइन तो करो, लेकिन प्लस करके करो। तो अगर मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पे मैं y ना बना के बल्कि मैं सिर्फ x लिख दूं, अभी क्या होगा, कोई बता सकता है? अभी कि ये y को तो मैं हटा देता हूँ, अभी बताओ x क्या आएगा, x का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा, सही है। और वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं, अब क्या आएगा? क्यों? क्योंकि ये प्लस और असाइन एक साथ करता है। वो क्या कर रहा है, असाइन भी कर रहा है, साथ के साथ प्लस भी कर रहा है। अब ये कैसे काम करता है, आपने उसको बोला x की वैल्यू पहले 5 थी, सही है। आपने उसके बाद उसको बोला x प्लस इक्वल, प्लस क्या करेगा, वो जो भी इस साइड वाली वैल्यू होगी ना, इस लेफ्ट राइट साइड वाली, पहले वो राइट साइड वाली वैल्यू को x में प्लस करेगा और x को रीअसाइन कर देगा। रीअसाइन हम कर सकते हैं ना वेरिएबल्स को, हमने वो जो देखी थी फर्स्ट लेक्चर में, वेरिएबल्स वाली बिरयानी वाली एग्जाम्पल, वो यहाँ से यहाँ आती है, फिर वहाँ से वहाँ जाती है। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, पहले वो x के अंदर 5 के अंदर 2 को प्लस कर रहा है, प्लस करने के बाद x को अपडेट कर रहा है। हिदायत तुम्हें सब समझ में आ रहा है? बताओ ये कैसे होगा? खड़े हो वहाँ से, खड़े हो, उधर जाके बैठो। सही है। तो इस तरह से आप प्लस और इक्वल साइन का यूज़ करके वैल्यू को, यहाँ बैठो, यहाँ प्लस और इक्वल का साइन यूज़ करके आप एट अ टाइम प्लस भी कर सकते हो और साथ के साथ उसके अंदर वैल्यू को असाइन भी कर सकते हो। समझ रहे हो? सेम चीज़ माइनस के लिए अप्लाई होती है और सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होती है। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे माइनस लगा दूँ तो अब क्या आंसर आएगा? तुम बताओ, तुम बताओ कैसे आएगा 3? और उसके बाद क्या होगा? माइनस तो कर दिया उसने, फिर x को अपडेट भी करेगा ना, वो पहले माइनस करेगा, देन फिर वो x के अंदर रीअसाइन करेगा वैल्यू को। सही है। तो इस तरह से आप ये 3 आंसर मिल रहा है। अब लेट से कि जिससे पूछो ना वही बताना। तुम बताओ, उस्मान, उस्मान नाम है ना तुम्हारा? हाँ, क्या आएगा आंसर? 10 आएगा। कैसे, एक्सप्लेन करो। पहले 5 से मल्टीप्लाई होगी, फिर भाई मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, पहले पहले कैलकुलेशन होगी, फिर रीअसाइन करेगा। समझ रहे हो? पहले कैलकुलेशन कर रहा है, फिर उसके बाद उसके अंदर वैल्यू को अपडेट कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो अभी हमारी वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। 2 मल्टीप्लाई 5 और फिर उसने x को 10 कर दिया। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं, एक रीअसाइनिंग का, दूसरा कंपेयर असाइन करने का, और साथ के साथ मल्टीप्लिकेशन या अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करने का। ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हर चीज़ पे अप्लाई करती हैं। इसी तरह से आप डिवाइड भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। अब ये कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल होता है, जिसका मतलब सिंपल आप कोई भी एक वैल्यू किसी भी वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हो। इक्वल का मतलब सिर्फ इतना सा होता है। अगर आपने प्लस इक्वल लगा दिया तो वो प्लस करके फिर असाइन करेगा, माइनस लगा दिया तो माइनस करके असाइन करेगा, मल्टीप्लाई लगा दिया तो मल्टीप्लाई करके फिर असाइन करेगा, डिवाइड लगा दोगे तो डिवाइड करके फिर असाइन करेगा। सेकेंड हमारे पास आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या होता है, कंपेयर करने के लिए हमारे पास किसी भी ना दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे होते हैं हम, और उसका आंसर हमें क्या मिलता है? बूलियन। क्या मिलता है उसका आंसर हमें? बूलियन। मीन्स का बूलियन का मतलब क्या होता है, अभी कोई नहीं बताएगा। तुम बताओ, सन्नान, क्या यही नाम है ना तुम्हारा? बूलियन का क्या मतलब होता है? खड़े होके बताओ। बूलियन किसको बोलते हैं? ट्रू फॉल्स को। सही है, बैठ जाओ। तो थोड़े से क्लास में एक्टिव रहो ताकि मुझे पता चले हाँ समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब क्या होता है कि लेट से कि मैंने इनको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ये हमारे हो गए असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये आपको नोट्स में वैसे दे रहा हूँ तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। सही है। मैंने एक और वेरिएबल बनाया लेट num1 के नाम से, उसके अंदर मैंने रखा 10। उसी के साथ साथ मैंने एक और वेरिएबल बनाया num2 के नाम से, उसके अंदर मैंने रखा 20। अब मैं यहाँ पे
कंसोल लगा के अब कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि वैल्यू इक्वल है या नहीं, सही है। तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? एक तो होता है इक्वल, डबल इक्वल, उसी के साथ साथ ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट ये कि आप लोगों को पता है क्या बोलते हैं, सही है। इसको कैसे यूज़ करते हैं? शिफ्ट और 1 को प्रेस करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगी वैल्यू। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं करूँगा इसको कंपेयर। मैं लिखा नम डबल इक्वल और मैंने लिखा नम 2। अब तुम खड़े हो कैप वाले, आप, हाँ, बताओ क्या आंसर आएगा इसका? नम 1 इक्वल इक्वल नम 2। जी, बैठ जाओ। आप खड़े हो लास्ट में कैप वाले, हाँ। नहीं पता? हम कंपेयर कर रहे हैं, बैठ जाओ। आप बताओ, नहीं पता? असाइनमेंट तो बड़ा अच्छा बना के दिखाया था तुमने। हाँ, हसन खड़े हो, हसन। इसका आंसर फॉल्स आएगा, समझ रहे हो? मैं बता रहा हूँ कि बूलियन में आंसर आएगा। इट मीन्स के या तो वो ट्रू देगा या फिर वो फॉल्स देगा, समझ रहे हो? मीन्स के वो क्या कर रहा है, डबल इक्वल के साथ इसको और इसको चेक कर रहा है क्या कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं या नहीं। जब भी आप किसी भी दो वेरिएबल के या दो वैल्यूज़ के बीच में डबल इक्वल साइन लगाते हो, इट मीन्स के वो दोनों को कंपेयर कर रहा होता है कि आपकी वैल्यू इक्वल है या नहीं, समझ रहे हो? अच्छा, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे ये लगा दिया इस तरह से। मैं ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला। अब मुझे, अब बताओ आप, क्या आएगा आंसर? क्यों आएगा? फॉल्स तो आएगा ही नहीं वैसे। आप बताओ अयान, क्यों आएगा ट्रू? नॉट इक्वल तो मैंने लगाया, लेकिन ये नॉट इक्वल क्या करता है आपकी? जी बोलो। देखो, ये कंपेयर नहीं करता, इसका क्या काम होता है? अगर आपका आंसर ट्रू में आ रहा है ना, इसको चला के देखते हैं पहले, समझ रहे हो? हालांकि वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें 10 और 20 इक्वल करें तो क्या आता है? फॉल्स है। लेकिन जब आप ये लगा देते हो ना इसके साथ, इट मीन्स कि अगर आपका आंसर ट्रू है ना तो उसको फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो। मीन्स के जो भी आपका आंसर है उसको वो रिवर्ट कर देगा। तो इस तरह से ये ऑपरेटर काम करता है। इसको और देखें अगर हम, अच्छा, अब इसी तरह से बाकी हैं। मीन्स के लेट से कि मैंने अगर यहाँ लगाया, हम क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हुए जाते हैं। अब इसी की तरह मैंने इसको लगाया यहाँ पे, अब बताओ क्या आंसर आएगा? कोई आप खड़े हो मसूद, क्या आंसर आएगा? मैंने लिखा नम 1, नम 1 ग्रेटर देन नम 2। क्या मतलब हुआ? चलो सही है, ये बताया नहीं है मैंने, बैठ जाओ। देखो ताहिर, क्या हुआ? सही है, मैं बता रहा हूँ। देखो जब भी आप ग्रेटर देन की साइन लगाते हो ना, ग्रेटर देन की साइन, तो इसका मतलब होता है कि आप जो पहले नंबर, देखो इस ग्रेटर देन की साइन को समझना होता है पहले तो हमें, आप लोगों को वैसे आइडिया होगा इसका। ग्रेटर देन जिस साइड पे इसका मुंह खुला हुआ है ना, इस सिंबल का, उस साइड वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, और जिस जिस तरफ इसका मुंह ये बंद हो रहा है ना, उस साइड वाली वैल्यू उसकी छोटी होनी चाहिए। तो अगर से वैल्यू सही होगी तो वो ट्रू देगा, और अगर से वैल्यू सही नहीं होगी तो वो क्या देगा? गलत, फॉल्स देगा। तो अभी हमने इसको बोला हुआ है कि नम 1 बड़ा होना चाहिए नम 2 से, क्या ऐसा है यहाँ पे? तो क्या देगा? फॉल्स देगा। अब वही चीज़ मैं अगर उल्टी कर दूं, मैं इसको यहाँ से ऐसे कर दूं और अब चलाऊं तो क्या देगा? ट्रू देगा। सही है। तो इस तरह से ये भी एक क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, जो कि छोटी बड़ी वैल्यू को कंपेयर करता है। अब इसी का अपोजिट होता है, अगर मैंने साइन को कुछ, अभी देखो मैंने ऐसे लगाया हुआ था, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन की साइन, और अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं तो ये लेस देन हो गया मेरा। अब क्या आएगा आंसर? फॉल्स क्यों आ रहा है?
क्योंकि नम टू को मैं बोल रहा हूँ कि नम टू शुड बी स्मॉल होना चाहिए किससे, नम वन से। तो अभी मेरा नम टू जो है ना वो बड़ा है, तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, उमर सीधे बैठ जाओ, देखो नहीं करो। अगर मैंने नम टू लिखा और मैंने बोला नम टू छोटा होना चाहिए, नम वन बड़ा होना चाहिए, तो नम टू को जब मैंने बोला कि अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, नम टू बड़ा है, तो क्या कंडीशन हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। और अगर यही चीज़ मैं नम वन यहाँ लिख दूँ जो मैंने पहले किया था, और इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, नम टू, और अब अगर करूँ मैं इसको तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे ये ऑपरेटर्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो रहे होते हैं। अब इसमें मेन चीज़ जो आती है ना, वैसे तो हमने देखो सारी चीज़ें देख ली, हमने इसको कंपेयर भी कर लिया, हमने इसका ये भी देख लिया। अच्छा, अगर अभी हम ये देख रहे थे कि ये ट्रू दे रहा था, बट यहाँ पे डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल का मतलब समझते हैं। इसी तरह से ना वो एक और वैल्यू होती है, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग नम वन लेस देन इक्वल नम टू। अब इसका क्या मतलब होगा, लेस देन इक्वल का मतलब होगा कि नम वन जो है ना, या तो वो छोटा हो या फिर इक्वल हो किसके, नम टू के। तो अगर से मेरी बात सही मानी जाएगी तो वो ट्रू कर देगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि नम वन जो है ना, या तो वो छोटा होना चाहिए नम टू से, या फिर उसके बराबर का होना चाहिए। तो अभी हमारे पास यहाँ पे नम वन की वैल्यू क्या है, 10 है, और नम टू की वैल्यू 20 है, तो नम वन छोटा है इससे। बिलाल तुम बताओ, खड़े हो, अब क्या आएगा इसका आंसर, ट्रू आएगा। क्यों, बराबर है, छोटी है वैल्यू, नम वन की वैल्यू छोटी है इसलिए ट्रू आएगा, सही है। थोड़ा समझ के बताओ, तो क्या नहीं लगाओ, ट्रू, सही है। अब इसी तरह से अब ये चल रहा है क्योंकि ये लेस देन है, लेट से कि ये लेस देन ना होती बल्कि बड़ी होती, मैंने रखा 30, और अब मैं इसको अगर चला रहा हूँ तो ये फॉल्स हो रहा है क्योंकि वो ना तो लेस देन है और ना ही इक्वल है। और इसी तरह से अगर मैं इसको 20 कर दूंगा, अब क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि इक्वल हो गए दोनों वैल्यू। अब वो लेस देन को चेक नहीं कर रहा बल्कि इक्वल को चेक करके कर रहा है। तो इस तरह से लेस देन इक्वल भी आप एक साथ भी यूज कर सकते हो कंपैरिजन करते वक्त। अच्छा, अब हमारे पास ना कंपेयर करते वक्त एक तो ये होती है कि आप लिखो इस तरह से लिखते हो, एक तो आप कि आपने लिखा नम वन इक्वल इक्वल नम टू, ठीक है, और उसी तरह से आप एक और लिखते हो क्या, नम टू, ओ सॉरी नम वन इक्वल 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 नम टू। हाँ, बताओ, खड़े हो के सबको बताओ, अकेले उसको क्यों बता रहे हो, क्या फ़र्क है दोनों में। सही है, तो जो इक्वल इक्वल की साइन होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है, टाइप कोई भी हो उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन जो नीचे वाली साइन है ना, वो क्या करती है, टाइप वैल्यू के साथ साथ टाइप को भी कंपेयर करती है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। अभी अगर मैं इसको चलाऊंगा ना, तो मेरे पास दोनों ट्रू आ रहे हैं, सही है, क्योंकि अभी हमारे पास दोनों की टाइप भी सेम है और दोनों नंबर भी सेम है। लेट्स से कि मैंने इसकी टाइप को स्ट्रिंग बना दिया, सही है, मैंने एक वैल्यू स्ट्रिंग में रख दी, एक वैल्यू नंबर में रख दी। अब अगर मैं चलाता हूं, अब ये याद रखना कि हमने नीचे ट्रिपल इक्वल यूज किया, तो नीचे वाला आंसर हमारा ट्रिपल इक्वल वाला है। अब देख रहे हो, अब नीचे वाला हमारा क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि इसको आपके बराबर वाले को उठाना, इसको, ये फॉल्स क्यों आ रहा है नीचे वाला, बताना। हाँ सन्नान, आप खड़े हो, नीचे वाला आंसर फॉल्स क्यों आ रहा है, देखो दोनों वैल्यू हमने रखी है 20 20, सही है, तो ये नीचे वाला फॉल्स आ रहा है, ऊपर वाला ट्रू आ रहा है। क्यों, डेटा टाइप क्या कर रहा है, अभी मैंने कैसे बताया था उसको दोहराओ, यहाँ आके बैठ जाओ, ये चेयर खाली है ना, इधर आ जाओ, सही है। तो मतलब क्या है कि जब आप ट्रिपल इक्वल लगाते हो ना, तो वो वैल्यू के साथ साथ टाइप को भी कन्वर्ट चेक कर रहा होता है। तो इससे फ़ायदा क्या है और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप हमेशा ट्रिपल इक्वल का साइन यूज़ करो, क्योंकि आगे चल के टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये टाइप का मसला आएगा। तो अभी से आप प्रैक्टिस बनाओगे अपनी, तो आप क्या कर सकते हो,
अभी आप कंपेयर जब भी करोगे ना तो आप ट्रिपल इक्वल के साथ करो ताकि उसकी वैल्यू के साथ साथ उसकी टाइप भी कंपेयर हो जाए। क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ तक? ये हाँ, ये सिंगल इक्वल क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है। अभी इसमें वो क्या कर रहा है, नम वन के अंदर नम टू को असाइन कर रहा है। मीन्स के अभी अगर मैं चलाऊंगा तो जो नम टू की वैल्यू होगी वो नम वन में आ जाएगी। और अगर आपने डबल इक्वल लगा दिया तो अब वो उसको कंपेयर करने लग गया। अब वो कंपेयर ऑपरेटर हो गया, असाइन असाइन ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, अब वो क्या है, कंपैरिजन वाला ऑपरेटर है। तो वो दोनों वैल्यू को कंपेयर कर रहा है, सिर्फ वैल्यू को, टाइप को इग्नोर करता है। देख रहे हो, ट्रू दे रहा है, हालांकि एक स्ट्रिंग में और एक नंबर में, लेकिन ट्रू दे रहा है हमें। और अगर आपने ट्रिपल इक्वल लगा दिया तो फिर वो समझ लो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे से उसको कंपेयर करने लगता है कि उसकी टाइप भी कंपेयर करने लग जाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा यही है कि आप ट्रिपल इक्वल का यूज़ करो। अच्छा, अब उसी के साथ साथ ये हमारे होते हैं यहाँ पे सारे कंपैरिजन ऑपरेटर ख़त्म। उसके बाद हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस को, मल्टीपल कंडीशंस को भी और सिंगल कंडीशंस को भी कर सकते हैं। मीन्स के आप चेक करते हो एंड ऑपरेटर लगा के कैसे करते हैं उसको देखते हैं। अब इसका प्रोग्राम कुछ इस तरह से है कि लेट से मैंने एक वेरिएबल बनाया एज, एज में मैंने वैल्यू सेव की 20। उसके बाद मैंने एक वैल्यू बनाया हैज़ आईडी और उसको रख दिया मैंने ट्रू। अब मैं जब इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इसको बोला एज इक्वल है, करके देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट एज, जिसकी वैल्यू क्या है 20। उसी के साथ साथ मैंने एक और वेरिएबल बनाया लेट से इज स्टूडेंट। ठीक है, इज स्टूडेंट, और उसको मैंने रख दिया ट्रू, क्योंकि हम किसी भी एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, आप में से समझ लो कोई भी एक स्टूडेंट है। अब यहाँ पे जब मैं कंसोल लॉग लगा रहा हूँ तो मैं उसको ये बोल रहा हूँ, अगर अभी मैं सिर्फ ये लिख दूंगा कि एज एक ग्रेटर देन है 18 से, सही है। या लेट से कि मैंने एक और वेरिएबल बना लिया चेक, इसको वेरिएबल बना के ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको बोलते हैं लेट ग्रेटर देन है 18 से। तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, हाँ बताओ उमर? ट्रू आएगा इसका आंसर, सही है। क्यों आएगा ट्रू? सही है। थोड़ा सा क्या है, 20 बड़ा है 18 से, इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन अगर साथ के साथ मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स, और यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहा हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास एक ऑपरेटर होता है एंड एंड का, और मैंने यहाँ पे बोला इज स्टूडेंट। अब क्या आएगा आंसर, कोई बता सकता है? आंसर हमेशा बुलियन में आएगा, स्ट्रिंग नंबर वगैरह नहीं आएगा, फॉल्स आएगा, सही है। एंड ऑपरेटर जो होता है ना, एंड एंड ऑपरेटर, वो क्या करता है कि अगर आपने दो कंडीशन लगाई हुई है ना, तो वो दोनों को चेक करेगा फिर आपको आंसर देगा। अभी यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे वो पहले चेक कर रहा है कि एज ग्रेटर देन है 18 से, क्या ये कंडीशन ट्रू है? ट्रू है। लेकिन क्या वो स्टूडेंट है? हमने स्टूडेंट को फॉल्स किया हुआ, मतलब कि वो स्टूडेंट नहीं है। फॉल्स का क्या मतलब, कि वो स्टूडेंट नहीं है, तो ये वैल्यू उसको फॉल्स मिल रही है, ये वैल्यू उसको ट्रू मिल रही है। तो जब वो दोनों को एक साथ कंपेयर कर रहा है ना, तो क्या आ रहा है उसका आंसर, जब जब भी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी ना तभी वो ट्रू देगा। समझ रहे हो? अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ और अब मैं इसको चलाता हूँ तो अब ट्रू आएगा। तो जब भी मैं दोनों के दोनों दोनों कंडीशंस को ट्रू कर रहा हूँ तो ही मेरा क्या आएगा, या लेट से कि इसको बोलते हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं इज एडल्ट। क्या वो एडल्ट है? एज ग्रेटर देन 18। ठीक है, अगर वो 18 साल से बड़ा होगा तो वो एडल्ट होगा। ऐसे ही लगाते हैं ना हम कंडीशंस अपनी रियल लाइफ में। मैंने यहाँ लिखा इज एडल्ट। अब ये हमारी बात हो रही है, लेट सपोज की ये बात हो रही है नजीब की, सही है। अब अब वो चेक कर रहा है क्या नजीब एडल्ट है और वो स्टूडेंट है। अब नजीब, आप बड़े हो ना 20 से, एज 20 है ग्रेटर देन से, आपकी एज 20 है तो आप 18 से बड़े हो। इसकी नजीब की एज क्या है, 20 है, और ये स्टूडेंट भी है, तो इसके दोनों केस पूरे हो रहे हैं। अब इसको मैं जब चलाऊंगा,
अच्छा, अभी तो कोई एरर आएगा। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे नजीब करना है, क्योंकि हमने पहले इसको एज रखा हुआ था तो उसको वेरिएबल मिल ही नहीं रहा एज वाला, तो ट्रू आ रहा है। सही है, क्योंकि नजीब एडल्ट भी है क्योंकि वो 18 से बड़ा है, दूसरा उसका वो स्टूडेंट भी है, तो वो ट्रू दे रहा है। अब अगर मेरी बात करें, अब मेरी एज क्या है? 25 है, तो मैं एडल्ट तो हूँ लेकिन मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। समझ रहे हो? एडल्ट तो हूँ बट मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मेरी मेरी केस में क्या होगा? अब मुझे दोबारा से वेरिएबल को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या हो गया, दोबारा से मैं फॉल्स हो जाऊंगा क्योंकि मैं भले से एडल्ट हूँ लेकिन मैं स्टूडेंट वाली कैटेगरी में नहीं हूँ। तो इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं, एंड ऑपरेटर्स काम करते हैं। ये आपको ना प्रैक्टिस से आ जाएगा, ये हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की। तो क्योंकि आपने देखा होगा टोटल प्रोग्रामिंग जो है ना लॉजिक्स पे हो रही होती है। आप अगर कोई कैलकुलेटर बना रहे हो वो भी लॉजिक्स पे हो रहा होता है। अगर आप कोई लेट्स से कि एक आपने एक कार चला दी, अपने वेबसाइट के अंदर एक कार चल रही है, आपने बटन दबाया तो वो चलने लग गई, बटन दोबारा दबाया तो वो बंद होने लग गई। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सारी आप लॉजिकल चीज़ें करके कर रहे होते हो। तो ये आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब उसके बाद क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर में? अच्छा, एक चीज़ और होती है। लेट्स से कि मैं थोड़ी सी अपनी कंडीशन को ना हल्का करना चाह रहा हूँ, मीन्स के मैं चाह रहा हूँ या तो भले वो एडल्ट हो और या भले वो स्टूडेंट हो, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए। समझ रहे हो? मीन्स के कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो मैं उस कैटेगरी में आ जाऊँगा, या तो मैं एडल्ट हो सकता हूँ या फिर मैं स्टूडेंट हो सकता हूँ। तो आपको ये बताए कैसे करूँगा? नहीं। उसके लिए हमारे पास होता है, अच्छा इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर क्योंकि ये एंड की साइन है, फिर एस एड दबाओगे तो मिल जाएगी। उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑपरेटर होता है, कौन सा? ये वाला। इसको क्या बोलते हैं? और ऑपरेटर। ये बहुत डिटेल में टॉपिक पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना तब। तो इस एट ये क्या करता है, इसका मतलब है कि और में क्या होता है? अच्छा, एंड और में क्या डिफरेंस है? एंड का मतलब कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, और का मतलब कि कोई भी एक ट्रू हो जाए। तो अभी मेरे पास पहले फॉल्स आ रहा था, अभी ट्रू आएगा। सही है, क्योंकि भले से मैं स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन मैं एडल्ट तो हूँ ना। तो इस तरह से और ऑपरेटर काम करता है। तो लेट्स से कि हमने एक पूल बनाया है, जिस पूल की रिक्वायरमेंट है कि आपको एडल्ट भी होना चाहिए और आपको स्टूडेंट भी होना चाहिए। पहले तो रिक्वायरमेंट ये थी लेकिन सारे फेल हो रहे थे क्योंकि कोई एडल्ट था तो वो स्टूडेंट नहीं था, जो स्टूडेंट था वो एडल्ट नहीं था। स्कूल के बच्चों की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट तो होते हैं वो, लेकिन उनकी एज 18 होती ही नहीं है। तो फिर हमने उसको क्या करा कि उसकी रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया। हमने बोला कि भाई भले से या तो एडल्ट हो या वो एक स्टूडेंट हो, तो फिर हमारा और ऑपरेटर काम करेगा। अच्छा, अब और इसके अलावा क्या होता है? हमारे पास एक नोट ऑपरेटर होता है। नोट ऑपरेटर क्या करता है? ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। इसी की तरह थोड़ा थोड़ा काम करता है, बट यहाँ पे वो वैल्यू को कंपेयर करके आपको आंसर दे रहा होता है और ये आपके बिल्कुल इक्वल वैल्यूज़ को रिवर्ट कर रहा होता है। सही है, अगर मैं इसको ऐसे चलेगा भी नहीं है, इसके लिए हमें एक अलग से कंडीशन बनानी पड़ेगी। हमें क्या करना होगा? हमें कुछ इस तरह से करना होगा। ये मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट इस ट्रू, इस ट्रू के नाम से, और इसके अंदर इस अपनी कंडीशन को रख देता हूँ और मैं सिंपल इस ट्रू को प्रिंट करता हूँ। तो आप लोगों को पता है क्या मिलने वाला है मुझे, क्योंकि मैंने और ऑपरेटर का साइन यूज़ किया हुआ है तो मुझे ट्रू मिलने वाला है। सही है, हो क्या रहा है थोड़ा सा समझते हैं दोबारा से। मैंने एक वेरिएबल बनाया हम्माद, उसकी मैंने 25 एज सेव की। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया इज स्टूडेंट, उसमें मैंने रखा फॉल्स। क्या क्या हम्माद 25 का है? क्या हम्माद स्टूडेंट है? इस तरह से। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया जो चेक कर रहा है कि हम्माद एडल्ट हो है या नहीं, जिसके अंदर उसकी एज को कंपेयर किया जा रहा है 18 से। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया इस ट्रू के नाम से। उसके अंदर जो भी आंसर आएगा ना, मैं उस आंसर को खाली स्टोर कर रहा हूँ। तो अभी अगर मेरे पास ट्रू आ रहा है, अब लेट्स से कि मुझे नोट ऑपरेटर का यूज़ करना है। नोट ऑपरेटर हमेशा आपके रिजल्ट के साथ लगता है इस तरह से। हमेशा जो भी आपका रिजल्ट इस ट्रू को हम प्रिंट कर रहे हैं ना,
तो इस ट्रू से पहले आप नॉट ऑपरेटर को लगा दोगे, सेव करोगे, सिंपल सा। अब अगर वो ट्रू दे रहा था तो मुझे फॉल्स देगा। सही है। क्यों फॉल्स दे रहा है, कोई बता सकता है? आप बताओ, आप बताओ। पूरा सिनेरियो समझना है मुझे, पूरा सिनेरियो समझाओ। हाँ। तो सबसे पहले तो आपको चेक करता है कि आप स्टूडेंट है या नहीं, आप नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो ये चेक करता है कि आपकी एज 18 से बड़ी है या नहीं, ठीक है, आपकी 18 से एज बड़ी है, ठीक है। एक कंडीशन फॉल्स हो गई, एक ट्रू हो गई। उसके बाद वो चेक करता है कि दो नॉट ऑपरेटर लगाएगा। नहीं नहीं, उसके बाद यहाँ पे आ गया मैं। इसमें ये चेक करता है कि एक सही होना चाहिए, एक गलत, मतलब इसके अंदर ट्रू कंडीशन हो जाएगी क्योंकि आप स्टूडेंट, आपकी एज तो बड़ी है मगर आप फॉल्स, ठीक है, ये ट्रू आ गया आंसर। और सही है, वो जो ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा। सही है। जो भी आपका आंसर आएगा ना, उस आंसर को अगर आपने रिवर्ट करना है तो सिंपल आप नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हो बस। अगर आपका आंसर ट्रू आ रहा है तो आप उसको फॉल्स करना चाह रहे हो। ऐसे सिनेरियोज भी आते हैं प्रोग्रामिंग में कि हमें वैल्यू को रिवर्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैं लेट सपोज अपनी वेबसाइट के ऊपर एक बटन दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये वेबसाइट इस पेज पे ही ये बटन शो हो, इस पेज पे ना हो। तो मैं उसका या तो पेज का नाम देके उसको कंपेयर कर सकता हूँ कि अगर मेरा पेज होम नहीं है ना तो मेरा बटन नज़र ना आए, अदरवाइज नज़र आए। तो इस तरह की चीज़ें करते हैं, आगे चल के थोड़ा डोम पढ़ेंगे ना तब समझेंगे। लेकिन यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल है? इनको बताओ। या खड़े हो आप? क्या मोबाइल चला रहे हो? खड़े हो? ये समझाओ मुझे, ये क्या चल रहा है इधर? शुरू से एक एक लाइन पढ़ के बताओ, 26 से लेके 30 तक क्या हो रहा है ये? चलो 26 लाइन में क्या हो रहा है ये बताओ। 26 लाइन में क्या हो रहा है? भाई ध्यान दो ना, क्लास पे मोबाइल चला रहे हो बैठ के, अभी इतनी बेसिक चीज़ नहीं पता आपको। 26 लाइन पे वेरिएबल बना के हम उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, समझ रहे हो? उस तरह से। बाकी नीचे ये कि हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। बस 5 मिनट वीडियो रिकॉर्ड। सही है। इस तरह से आप सारी ये चीज़ें करके इनको कंपेयर कर सकते हो। तो ये हमारे हो गए लॉजिकल ऑपरेटर्स। लास्ट में हमारे पास आते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर। अब स्ट्रिंग ऑपरेटर का आप लोगों को पता है कि आपको कोई भी दो स्ट्रिंग को कनेक्ट करना है तो आप सिंपल क्या करोगे, प्लस का साइन लगा के आप दोनों को कॉन्केट करोगे, ठीक है, प्लस करके ज्वाइन कर लोगे। अच्छा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे काम करते हैं? लेट्स से कि आपने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे एक आपने वेरिएबल बनाया काउंटर। तो काउंटर के अंदर आपने वैल्यू रखी 0 और आपने कंसोल लगाया और उसके अंदर काउंटर को प्रिंट किया। नुमान खड़े हो, नुमान खड़े हो। अभी क्या आंसर आएगा इसका? है? सोचो सोचो, आराम से रिलैक्स होके बताओ, टेंशन नहीं है। अभी मैंने एक काउंटर वेरिएबल बना के उसके अंदर 0 को स्टोर किया है, सही है, और मैं सिंपल उसको प्रिंट कर रहा हूँ। 0 आएगा ना? हाँ कोई, ठीक है, खड़े रहो, अभी खड़े रहो। मैंने किया 0, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को देख रहे हैं। मैंने बोला काउंटर प्लस प्लस, कोई बता सकता है? नहीं। प्लस प्लस क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब कि प्लस प्लस जब भी आप लगाओगे ना तो वो आपकी पिछली वैल्यू के अंदर एक नंबर को प्लस कर देगा, समझ रहे हो? अब क्या हो गया? 1 हो गया। कैसे? क्योंकि मैंने जब उसको लिखा 0 और उसके बाद प्लस प्लस ऑपरेटर यूज़ किया तो उसने मेरी वैल्यू को 1 कर दिया। अगेन अगर मैं दोबारा से लेट से कि मैं दोबारा से ये कर रहा हूँ, अब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सही है। अब अगर मैं दोबारा से ये कर रहा हूँ, अब क्या हो जाएगा? 0 कैसे हो जाएगा? खड़े हो, ऊपर से पढ़ते हुए आओ कोड। 33 लाइन से बैठ जाओ, तुम खड़े हो। 33 लाइन से कोड पढ़ो 1 बाय 1, खड़े हो जाओ।
33 लाइन से कोड पढ़ो। हाँ सही है। उसके बाद सही है। 1 आएगा कैसे? यहाँ पे मेरा आंसर था 2। सही है, ये मेरा यहाँ पे आंसर था 2। जब मैंने माइनस माइनस करा तो क्या हुआ? 2 में से 1 माइनस हो गया। सही है, 2 में से 1 माइनस हो गया, क्या बचा यहाँ पे मेरे पास? 1 बचा। और जब मैंने प्रिंट किया तो सिंपल आंसर मेरे पास 1 आएगा। अच्छा अब बैठ जाओ। लेट से कि मैंने क्या करा, दोबारा से काउंटर को ये करा, और अब मैं कर रहा हूँ। हमजा तुम खड़े हो, अब क्या आएगा? खड़े हो। बताओ बताओ। आसान आसान खड़े हो। अभी तुम खड़े रहो, खड़े हो। पूरा पढ़ के बताओ ऊपर से क्या हो रहा है। 33 लाइन से। वैल्यू क्या हो रही है? वैल्यू तो बताओ ना साथ के साथ। हाँ हाँ। कोई बता सकता है 5 में क्या हो रहा है? हाँ बताओ। हेलो जी, थोड़ा सा खड़े होके तेज बोल दो, आवाज़ नहीं आ रही। ये वाली? इसका इसका इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो? लाइन नंबर बताओ। 37। 37 लाइन में क्या हो रहा है? हाँ बेसिकली हो क्या रहा है कि अब मैं आपको समझाता हूँ, बैठ जाओ सारे। देखो अभी आंसर क्या आएगा मेरे पास? 2 आएगा। अब कैसे हो रहा है ये? सबसे पहले हमने काउंटर को इनिशियलाइज किया 0 वैल्यू के साथ, फिर हमने काउंटर में प्लस प्लस करा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई? अब समझो इसको कैसे। उसने क्या करा, पहले 0 लिया, 0 प्लस 1 कर दिया, समझ गए? उसके बाद उसने दोबारा क्या करा, 1 प्लस 1 इक्वल 2 हो गया। उसके बाद उसने क्या करा, अब हमारे पास क्योंकि वैल्यू 2 थी तो उसने 2 माइनस 1 इक्वल 1 कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि आपकी वैल्यू हमेशा ना ऊपर, पहले क्या होती है कि वैल्यू होती है, वैल्यू के अंदर चीज़ों को प्लस करते हैं। मीन्स के पहले आपका एक वेरिएबल होता है, ये मैंने उल्टा लिख दिया, बेसिकली इसको मैं ऐसे लिखना चाहता था कुछ इस तरह से। इसका डिफरेंस, वैसे काम एक ही तरह से करते हैं, डिफरेंस इतना सा है कि जब आप काउंटर को पहले लिख के प्लस प्लस बाद में लिख रहे हो ना, तो पहले काउंटर आता है, फिर उसके अंदर वैल्यू को स्टोर किया जाता है। जिस तरह से रीअसाइनिंग हो रही थी ना वेरिएबल की, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। लेकिन अगर आपने लेट से कि प्लस प्लस काउंटर लिख दिया तो अब क्या हो रहा है कि पहले वो 1 प्लस 1 कर रहा है और फिर उसको वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहा है, इस तरह से। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंटर इक्वल 0 प्लस 1, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, लेकिन यहाँ पे रिवर्ट हो रहा है क्योंकि देखो काउंटर बाद में, तो इट मीन्स के पहले प्लस प्लस होता है वो, फिर काउंटर के अंदर वैल्यू असाइन होती है। यहाँ पे क्या होता है, काउंटर पहले होता है, फिर उसके अंदर प्लस प्लस होता है, फिर काउंटर होता है, फिर प्लस प्लस, फिर काउंटर होता है, फिर माइनस माइनस, बस इतना सा फर्क है। बाकी सेम चीज़ आपके साथ उस पर भी अप्लाई करती है। अच्छा हमजा आप खड़े हो, अब बताओ क्या आएगा यहाँ पे, मैं क्या लिखूँ? ज़ीरो? ज़ीरो कैसे आएगी? हाँ 1 रह जाएगी। कैसे 1 रह जाएगी? क्योंकि यहाँ पे हम माइनस माइनस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1 और फिर उसको हम काउंटर में स्टोर कर देंगे।
हाँ, इंक्रीमेंट ऐसे ही होता है। हाँ, जो पिछली वैल्यू होती है ना, पिछली वैल्यू में हमेशा एक प्लस कर देता है। सही है जी। जिसमें पहले प्लस करा, ये वाला क्यों नहीं काम कर रहा? देखो, ये ज़ीरो था, उसने क्या करा, काउंटर के अंदर ज़ीरो ज़ीरो ये वन करा, और उसके बाद काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। असल में अभी थोड़ा सा डिटेल में मैं जा नहीं रहा। अब ये क्या होता है कि अब हमारे पास काउंटर इक्वल है इस वैल्यू के, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, इसके। तो बेसिकली उल्ट, अब अगर आप इसको इसमें डालोगे ना तो फिर वो इसके इक्वल हो जाएगा। अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाओ, बस ये कि ये समझो कॉन्सेप्ट के इंक्रीमेंट कैसे होता है प्लस प्लस लगाने से, डिक्रीमेंट कैसे होता है प्लस प्लस लगाने से। समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी वैल्यू अपडेट हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, काउंटर पहले है, वैल्यू बाद में अपडेट हो रही है। रीअसाइनिंग पहले होती है, फिर वैल्यू अपडेट होती है। अच्छा, अभी कौन रह गया, मोहित रह गया। तो अच्छा, लास्ट लास्ट रहता है, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। और लास्ट में हमारे पास होते हैं टर्नरी ऑपरेटर। सही है, टर्नरी ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है कि इफ़ अगर ये हो तो ये हो जाए, और ये हो तो ये हो जाए। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब होता है इफ़ एल्स। इफ़ अगर कंडीशन ट्रू थी तो ट्रू चले, एल्स है तो एल्स का मतलब ये है कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फॉल्स हो। जैसे कि मैंने वहाँ पे लिखा था कि इस स्टूडेंट है तो वो ट्रू दे रहा था, सही है, और अगर इसी स्टूडेंट नहीं है तो क्या दे रहा था, फॉल्स दे रहा था। लेकिन वही चीज़ अगर मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स से कि इज लेट्स मैंने एक स्टूडेंट रखा, स्टूडेंट, हेलो ध्यान से सुन लो, अभी सवाल पूछूंगा इसका भी मैं। स्टूडेंट को मैंने बोला ट्रू, और मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग लगाया, इसको स्टूडेंट की जगह हम करते हैं इज स्टूडेंट, क्या वो स्टूडेंट है। इस तरह से वेरिएबल्स के नाम ऐसे होने चाहिए कि आप लोगों को पढ़ के समझ में आए क्या बात हो रही है। आपने लिखा इज स्टूडेंट, अगर से वो है, टर्नरी ऑपरेटर में हमारे पास दो ऑपरेटर होते हैं, एक क्वेश्चन मार्क। अब अगर कंडीशन ट्रू होगी ना तो फिर वो क्या करेगा, उसको उसको एक मैसेज देगा, इनरोल्ड, यू आर इनरोल्ड, इस तरह से। लेट्स से कि हम सिस्को के सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, अगर आप SMIT के स्टूडेंट हो तो ही आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज। अब दूसरा ऑपरेटर होता है ये कोलन, हम इसको क्या बोलेंगे, नॉट अलाउ, क्योंकि आप अगर बाहर से आ रहे हो तो आप उसको अलाउ नहीं हो। तो अभी अब मुझे क्या मिलेगा प्रिंट करने पे, पूरा वैसे तो आंसर मिलना चाहिए, मैं इसको जो है ना एक अलग से वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, सिस्को, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं बस सिस्को सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, वेरिएबल का नाम सर्टिफिकेट के नाम से, और उसके अंदर इसके रिजल्ट को स्टोर कर रहा हूँ। और अब अगर मैं सिस्को सर्टिफिकेट को प्रिंट कर रहा हूँ तो इनरोल्ड आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ। और अगर मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, कोई बाहर से बंदा आया था, उसने लिखा कि मैं बाहर से आया हूँ, वो SMIT का स्टूडेंट नहीं है, अब मुझे क्या आएगा, नॉट अलाउ। समझ रहे हो, टर्नरी ऑपरेटर्स इस तरह से कंडीशंस पे काम करते हैं। मजीद हम इसको बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इफ एल्स और स्विच केसेस कैसे काम करते हैं, लेकिन ये उसका शॉर्ट टर्म है। इसको आप यूज़ तो कर सकते हो, बट शॉर्ट वैल्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो जब आपको इस तरह से कंडीशंस लगानी होती है ना, तो आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हो। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि कंडीशन ट्रू होगी तो ये वैल्यू चलेगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी उसका मतलब ये होता है कोलन, अगर फॉल्स होगी तो ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी। समझ रहे हो, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ, सारा क्लियर है? कोई सवाल है किसी का? बस ये ऑपरेटर का एंड था। अब इसको आप थोड़ा सा घर पे जाके दोबारा से स्टडी करना, वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ, दोबारा से वीडियो पढ़ लेना ताकि चीज़ें रिवाइज हो जाएँ। जल्दी से इसका जो है ना क्लास प्रैक्टिस डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा मज़ा आने वाला है इसके अंदर। पहले आप बनाओगे मिनी कैलकुलेटर, ठीक है, मिनी कैलकुलेटर कैसे बनाओगे, आप यूज़र से दो इनपुट लोगे, सही है, प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे अभी हम, फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आप सारी परफॉर्मेंस उस पर ये कराओगे। आप इसको इन्हेंस कर सकते हो कैसे, कि आप उससे तीन इनपुट लो, पहले आप उससे लो पहला नंबर, दूसरा उसका दूसरा नंबर, फिर तीसरे उससे ये लो कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, क्या वो प्लस करना चाहता है, क्या वो माइनस करना चाहता है। समझ रहे हो, इसको इन्हेंस कर सकते हो। फिर जब वो आखिरी वाला आंसर दे दे तो पूरे पीछे कैलकुलेशन करके अलर्ट में उसका आंसर शो कर दो। लेट्स से कि पहले प्रॉम्प्ट ओपन हुआ, मैंने लिखा 2, फिर दूसरा प्रॉम्प्ट ओपन हुआ, पूछेगा इंटर योर सेकंड नंबर, उसके अंदर मैंने लिखा 2, फिर वो तीसरा प्रॉम्प्ट पूछेगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, प्लस माइनस क्या चीज़ करना चाहते हो, मैंने लिखा मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई वाला @ साइन किया,
उसने मुझे क्या करा, टू मल्टीप्लाई टू करके लास्ट स्टेप में आंसर दे दिया। हो जाएगा? क्लियर है? सिंपल है। लॉजिकल ऑपरेटर्स का, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करना आपने। दूसरी टास्क में क्या है, लॉग इन सिमुलेटर बनाना है। ये भी हमने लास्ट वाला जो टर्नरी ऑपरेटर का देखा है ना। क्या हुआ? मेरा पीसी क्यों बंद हो गया? क्या हुआ? बेटे हैं इन्हें बुलाना। चल गया। लास्ट में क्या होता है कि स्मार्ट लॉगिन सिमुलेटर बनाना है, जिसके अंदर आपको पहले दो वेरिएबल बनाना है। एक में यूज़र का ईमेल सेव करना है, दूसरे में यूज़र का पासवर्ड। अभी आप है ना हार्ड कोडेड कोई भी सेव कर सकते हो। फिर आप प्रॉम्प्ट से पूछोगे इंटर योर ईमेल, इंटर योर पासवर्ड। फिर आप कंपेयर करोगे, अगर से दोनों चीज़ें इक्वल है ना, अगर से दोनों चीज़ें इक्वल है तो आप उसको इस तरह से प्रॉम्प्ट दिखाओगे कि यू लॉगिन सक्सेसफुली, और अगर नहीं है तो आप बोलो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। समझ रहे हो? इसको मैंने वैसे यहाँ पे कैलकुलेशन भी करके दी हुई है आपको, इसको मेरे को हटाना चाहिए था। बट ये कि आप लोग इससे आइडिया ले लेना। अगर से ईमेल पासवर्ड सही हो तो वो मुझे बोलेगा लॉगिन सक्सेसफुली, और अगर सही नहीं है तो क्या बोलेगा, इनवैलिड ईमेल या इनवैलिड पासवर्ड। तीसरा काउंटर प्रोग्राम जो कि अभी हमने बनाया है, ये ऑप्शनल है, करना चाहो कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी प्लस प्लस करके। और लास्ट में हमारे पास बोनस टास्क है, उसके अंदर क्या करना है, आस्क द यूज़र फॉर मार्क आउट ऑफ 100। सिंपल है। अगर उसी तरह से उससे पूछो कि आपके मार्क्स कितने हैं, अब वो दे रहा है 80, और पीछे ना आप क्या करोगे, पर कंसोल लॉग लगा दोगे कि मार्क्स अगर इक्वल हैं 80 से, तो उस वो क्या है, A1 ग्रेड बना है उसका। अगर मार्क्स उसके छोटे हैं, इसीलिए थोड़ा आपको इफ एल्स यूज़ करना पड़ेगा, छोड़ दो। सिंपल बना लेना कि क्या करो, आप 100 पॉइंट में से कंपेयर करोगे वैल्यू को, और अगर से वो 50 से बड़ा है इक्वल है तो पास है, और अगर से वो 50 से छोटा है तो वो फेल है। इस तरह से कुछ करके कर लो। सही है? अभी जल्दी हो रही है, मैं थोड़ा डिटेल में समझा नहीं पा रहा। बट ये क्या साइन, आप इसको पढ़ोगे ना इंस्ट्रक्शन को, समझ में आ जाएगा। तो ये हमें करनी क्लास प्रैक्टिस लाजमी। किसी का कोई सवाल है, ख़त्म करें लेक्चर को? क्लियर है सब? ठीक है।